आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही उस दौर के बड़े बड़े और निडर क्रांतिकारियों की रूह कांप जाती थी। काला पानी। ये एक ऐसी सजा थी जिसके सामने मौत भी आसान लगने लगती थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और इतिहास के उस अंधेरे पन्ने को पलटकर देखते हैं कि आखिर ये सेल्यूलर जेल क्या थी और इसकी असल सच्चाई कितनी भयानक और अमानवीय थी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये नंबर अपने आप में इस जगह की खौफनाक हकीकत बयां करते हैं। कुल 80,000 कैदियों को इस जेल की कालकोठरियों में लाया गया था, लेकिन इनमें से वापस कितने लौट पाए? सिर्फ 30,000। मतलब बाकी 50,000 कैदियों का कोई अता पता ही नहीं। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये आज भी एक ऐसा गहरा रहस्य है जो उन खामोश दीवारों में दफन है। तो आज हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने वाले हैं। काला पानी की शुरुआत कैसे हुई, जेल बनी कैसे, वहाँ का दैनिक जीवन कैसा था, कैदियों ने बगावत कैसे की और आखिर में इस जेल की आज क्या विरासत बची है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत को सजा देने के लिए इतने एक्सट्रीम और सुदूर इलाके की जरूरत क्यों पड़ी। 1857 के क्रांति के बारे में तो हम सब जानते हैं। इस बगावत ने ब्रिटिश सरकार को बुरी तरह डरा दिया था। उनका अब बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह इन क्रांतिकारियों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ना। और इसके लिए उन्होंने चुना भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बसा अंडमान और निकोबार। 10 मार्च 1858 यही वो दिन था जब पहली बार 200 कैदियों को जहाजों में भरकर एक एकदम सुनसान और खौफनाक जंगल की तरफ रवाना कर दिया गया, ताकि उनका बाकी दुनिया से नामो निशान मिटाया जा सके। अब इमेजिन कीजिए, वहां पहुंचने पर रहने के लिए कोई बनी बनाई छत नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ घने खतरनाक जंगल थे जिन्हें कैदियों को अपने नंगे हाथों से काटना पड़ा। और ऊपर से मगरमच्छों के हमले, जहरीले सांप, बिच्छू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां। बिना किसी इलाज के अनगिनत लोगों ने तो वहां पहुंचते ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। लेकिन अंग्रेजों का जुल्म यही नहीं रुका। धीरे धीरे इस खतरनाक प्राकृतिक जगह को एक अभेद्य जेल में बदल दिया गया। इस जेल का आर्किटेक्चर बहुत ही शातिर तरीके से डिजाइन किया गया था। इसमें 7 अलग अलग विंग्स थे जो एकदम किसी साइकिल के पहिए की तरह बीच के एक सेंट्रल वॉच टावर से जुड़े हुए थे। उस टावर पर एक बड़ा सा अलार्म बेल लगा था ताकि जरा सी भी बगावत होने पर तुरंत सबको अलर्ट किया जा सके। ये 7 विंग्स 3 मंजिल ऊंचे थे और इन्हें बनाने के लिए खास तौर पर म्यांमार से लाल ईंटें मंगवाई गई थीं। उस जमाने में इस विशाल ढांचे को खड़ा करने में 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया था। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, इसका निर्माण उन्हीं कैदियों से करवाया गया जिन्हें कुछ ही समय बाद खुद इन्हीं सलाहों के पीछे कैद होना था। इन 7 विंग्स में मिलाकर करीब 700 छोटी छोटी कोठरियां यानी सेल्स थीं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि कोई भी कैदी कभी भी एक दूसरे से बात तो दूर एक दूसरे का चेहरा तक न देख सके। इसी बिल्कुल अकेलेपन वाली व्यवस्था के कारण ही इसे सेल्यूलर जेल का नाम दिया गया। इस कॉन्ट्रास्ट को जरा समझिए। एक तरफ वो दम घोटू कोठरी जो सिर्फ 4.5 फीट लंबी और 2.7 फीट चौड़ी थी, जिसमें 3 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी, और दूसरी तरफ बाहर दूर दूर तक फैला हुआ कभी पार न किया जा सकने वाला गहरा समंदर। यहाँ से भागने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस डिजाइन का जो मनोवैज्ञानिक टॉर्चर था वो असल में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब जरा सोचिए कि इस जगह पर रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती होगी। चलिए वहाँ की दिनचर्या और खौफनाक सजाओं पर एक नजर डालते हैं। कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना 30 पाउंड नारियल का तेल निकालने का एक ऐसा टारगेट दिया जाता था जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा लगातार रस्सियां बनाना और भारी चक्की पीसना। और अगर कोई भी कैदी ये टारगेट पूरा न कर पाए तो उसे बेरहमी से कोड़े मारे जाते, भूखा रखा जाता या फिर कई कई दिनों तक दीवार से हथकड़ी लगाकर सीधा खड़ा रखा जाता था। और जो सबसे ज्यादा अमानवीय चीज थी वो था उनका 2 प्लेट सिस्टम। उस छोटी सी कोठरी में कोई टॉयलेट नहीं होता था। कैदियों को बस 2 प्लेटें दी जाती थीं, एक खाना खाने के लिए और दूसरी उसी तंग जगह में शौच के लिए। ये भयंकर शारीरिक श्रम के साथ साथ इंसान को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देने की एक बेहद क्रूर साजिश थी।
इसके अलावा नियम तोड़ने वालों के लिए एक ऐसा खुरदुरा और चुभने वाला लिबास था जिसे पहनने के बाद थोड़ा सा भी हिलना डुलना भयंकर दर्द देता था। ये कपड़ा इतना सख्त होता था कि शरीर की चमड़ी तक छिल जाती थी। कैदी शारीरिक रूप से पूरी तरह लाचार हो जाते थे और उनके शरीर पर बिना इलाज के गहरे घाव बन जाते थे। लेकिन इतने जुल्मों के बावजूद इंसानी जज्बा कभी पूरी तरह हार नहीं मानता। आइए बात करते हैं कि कैदियों ने इसके खिलाफ बगावत कैसे की। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि इतनी कड़ी पहरेदारी के बाद भी दशकों तक बड़े पैमाने पर भागने की कोशिशें होती रहीं। 1868 में 238 कैदियों ने एक साथ फरार होने की कोशिश की, जिसका अंजाम ये हुआ कि ब्रिटिश अफसर कोकर ने उनमें से 87 को बेरहमी से फांसी पर लटका दिया। फिर 1872 में कुछ कैदियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा भागने की हिम्मत दिखाई, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें भी ब्रिटिश जहाज ने पकड़ लिया और वापस उसी नर्क में धकेल दिया। जब भागना बिल्कुल नामुमकिन हो गया तो कैदियों ने शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता चुना, जैसे कि भूख हड़ताल। लेकिन अंग्रेजों ने इसके जवाब में भी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वे जबरदस्ती कैदियों के गले में नली डालकर खाना ठूंसते थे ताकि हड़ताल तोड़ी जा सके। कई बार इस बर्बरता से कैदियों की जान चली जाती थी और उनके शवों को भारी पत्थरों से बांधकर बस समंदर में फेंक दिया जाता था। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी फजले हक खैराबादी, जिनकी बाद में इसी जेल में दुखद मौत हुई, उनके ये शब्द आज भी गूंजते हैं। हर कोठरी दुख और बीमारी से भरी है, हमारे शरीर घावों से छलनी है। ये एक ऐसी पीड़ा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन आंकड़ों की जीती जागती हकीकत हैं जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखे थे। तो इतिहास का ये खौफनाक अध्याय आखिर खत्म कैसे हुआ और आज इसकी क्या अहमियत है, चलिए देखते हैं। लगातार होते विरोध प्रदर्शनों और भारत की तरफ से बढ़ते भारी राजनीतिक दबाव के चलते आखिरकार इस भयानक यातना गृह को घुटने टेकने ही पड़े। साल 1945 में इस खौफनाक सेलुलर जेल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए और बचे हुए कैदियों को वापस भेज दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके थे। आज ये जगह एक ऐतिहासिक स्मारक के तौर पर मौजूद है, लेकिन जब हम उन हजारों लोगों के बारे में सोचते हैं जो कभी वापस नहीं लौटे, तो ये सवाल दिमाग में जरूर आता है कि इन लाल ईंटों की दीवारों में प्रतिरोध और बलिदान की और कितनी अनकही कहानियां आज भी दबी पड़ी हैं। इतिहास की इस खौफनाक हकीकत को समझना और याद रखना हमारे लिए आज भी उतना ही जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं।